हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ हिस्ट्री एमसीक्यूज। ये जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज रहेंगे ये स्पेसिफिकली आपके मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज है, जिसमें हमने ये सारे एमसीक्यूज फ्रेम किए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके बेस पे हमने ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। तो इसका जो देखिए, पहला तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। और ऊपर से जो पेपर प्रेशर होता है वो तो बहुत सारी चीज़ें जो आती है वो भी गलत करवा देता है। तो देख चलते हैं और देखते हैं इसका सही क्या आंसर हो सकता है। दिल्ली था या कानपुर, झांसी या मेरठ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। मेरठ में जो है 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी। 11 मई को मेरठ की सेना जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पहुंचती है। 11 मई को। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कानपुर में 5 जून को विद्रोह हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था, उनके नेतृत्व में। और झांसी की बात की जाए तो 4 जून को झांसी में हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका या कहे झांसी की रानी के नेतृत्व में, लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। तो इतने कुछ पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी जो है पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो टीजीटी का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, 2020 का जो एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन वास्तव में क्या था। तो ये जो है पहला एक ऐसा अवसर था जिसमें भारतीयों को पहली बार अंग्रेजों द्वारा अपने बराबर मानते हुए जो है गोल मेज पर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। एक सम्मेलन हुआ था जहाँ गोल मेज पर सभी लोग आमने सामने जो है बैठते थे। इसमें किसी प्रकार का एक तो होता है जो आयताकार मेज होता है, जिसमें जो प्रमुख होते हैं वो आमने सामने होते हैं, और फिर बाकी जो है उनको जो है निम्नतम जो है दर्जा प्राप्त होता है, या कहे वो छोटे पदों में आते हैं। लेकिन पहली बार अगर गोल टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो उसका मतलब होता है सभी बराबर है और सबकी बात को सुना जाएगा। तो उसी प्रकार भारतीयों को पहला अवसर था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जब भारतीयों को ये अधिकार प्राप्त हुआ था या अंग्रेजों द्वारा अपने बराबर माना गया था। तो अगर देखा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। देखिए, 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और कांग्रेस के ये सदस्य थे, और कांग्रेस ने इसी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बात की जाए उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो इसका आंसर रहेगा बी आर अम्बेडकर जो रहेंगे। बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे बस चेंज इतना सा है कि अलीगढ़ आंदोलन के स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूछा गया था। तो उसका जो आंसर था वो सर सैयद अहमद खान था, और इस क्वेश्चन का भी जो आंसर रहेगा वो सर सैयद अहमद खान ही रहेंगे। अगर बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र वाले भी जो है यही थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय असंतोष के जनक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल के जो है कुछ प्रमुख कथन भी है, जिसमें अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगर कहे स्वामी विवेकानंद को, तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कहा था कि ये भारत को जागृत करने वाला व्यक्ति है। भारत जो है इसी के नेतृत्व में जागृत हुआ है। आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी स्वामी विवेकानंद को। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन को माना जाता है। बात की जाए मेयो, लिटन और कर्जन के बारे में, तो लिटन के बारे में देखिए 3 चीजें आप याद रखिएगा। एक तो आर्म्स एक्ट आया था इसके समय में। आर्म्स एक्ट की भारतीयों को जो है हथियार रखने के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता थी। दूसरा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके माध्यम से
जो स्थानीय न्यूज़पेपर थे उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी। ये दोनों 1878 की बात है। इसके बाद एक और अधिनियम आता है इनके समय में, शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो है रानी महारानी जो ब्रिटेन की थी उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी जब 1877 में दरबार लगा था, उस दौरान की ये बातचीत रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की गई थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क से की थी। देखिए जिस प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कोई एक प्रकार से, या कहा जाए तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में केवल 64% के आसपास था, और अप्रत्यक्ष रूप से 36% जो है देसी रियासतें थी। और 1947 का जो भारत विभाजन का जो एक्ट आया था, जो सरकार के द्वारा लाया गया था ब्रिटेन संसद के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि दो देश बनेंगे, और उसके अलावा जो है बाकी जो देसी रियासतें थी उन्हें ये पूरी तरह से अधिकार दिया गया था कि वो अगर चाहे तो भारत में मिल सकती है, अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और अगर उनका मन है तो वो अलग से भी अपनी शासन जो है स्थापित कर सकते हैं खुद को देश के रूप में। तो उस प्रकार से भारत जो है 500 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। अगर प्रत्यक्ष इलाके को छोड़ दिया जाए अंग्रेजों के, तो बाकी जो 36% था ये 552 रियासतों में, जो भारत के बीच बीच में कहीं क्षेत्र में जो है छोटे छोटे, मतलब जैसे कपड़े में अगर होल हो जाए उस प्रकार से भारत में देशी रियासतें थी। तो इन सबको इकट्ठा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इन सबको इकट्ठा करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसलिए इनकी तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत किस समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था? तो यहूदी, मुस्लिम, ईसाई या सिख? तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार को जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी कि जो निर्वाचक मंडल होगा, जैसे मुस्लिमों का जो निर्वाचक मंडल होगा वो केवल मुस्लिम लोग ही अपने जो एमएलए या एमपी जो भेजेंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही चूज कर सकते हैं। तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल, और इसी के कारण जो है आगे चलकर आप देखेंगे कि 1947 में सांप्रदायिकता इस प्रकार से भड़क उठी कि 1947 में जो है भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश निकलता है पाकिस्तान के रूप में। तो इसे जो है पाकिस्तान के पिता के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसे पाकिस्तान का पिता कहा था, मॉर्ले को। सॉरी, मिंटो को जो है पाकिस्तान का पिता कहा था। मॉर्ले जो है उस समय भारत भारत सचिव था जब मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी 1897 में। इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट इनके प्रयासों के माध्यम से आया था, ये भी आप याद रखिएगा। विवाह एक्ट जो है 1856 में इन्हीं के प्रयासों से आया था। और दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में। तो इतने कुछ चीज़ें जो है आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज था इसका पूर्ववर्ती रूप जो है 1814 में आत्मीय सभा के रूप में था। पहले आत्मीय सभा थी जो 1828 में 1828 में जो है अगस्त के दौरान ये किस में बनती है? तो ये ब्रह्मो समाज में परिवर्तित हो जाती है। तो इतनी कुछ चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए देखते हैं कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम बेंटिक था, वॉरेन हेस्टिंग था, या चार्ल्स कॉर्नवालिस था। तो देखिए जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद चार्टर एक्ट आएगा 1833 का, और उसके बाद एक और एक्ट आएगा जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आता है, और ये कब आएगा?
ये आएगा 1858 में। तो इसमें क्या था, यहाँ पे जो है धीरे धीरे रियासतों को, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, उनको बंगाल के कंट्रोल में लाया जाता है और इसीलिए बंगाल का गवर्नर का नाम जो है गवर्नर जनरल वहाँ के पद का नाम कर दिया जाता है। और बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स रहते हैं। अगर बात की जाए 1833 में, तो इस दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल पद नाम हो गया था भारत का गवर्नर जनरल। और अगर बात की जाए कौन थे, तो ये रहेंगे विलियम बेंटिक। और 1858 के जो भारत शासन अधिनियम आया था 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, उसमें अब पदनाम जो है वो भारत का वायसराय हो गया था। भारत का वायसराय जो है पदनाम हो गया था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और पहला वायसराय कौन था, तो वो रहेगा कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय थे। तो इतने कुछ जो है आप इस वीडियो से या इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या नाम रहेंगे। एम.जी. रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो नेता माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो 1828 में इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 1822 में इन्होंने फारसी में पहली अखबार चलाई थी जिसे मिरात उल अखबार के नाम से जाना जाता था। मिरात उल अखबार के नाम से जाना जाता। इनकी एक पत्रिका भी थी, संवाद कौमुदी के नाम से, जिसमें सती प्रथा का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से 1829 में जो है सती प्रथा को जो लॉर्ड बेंटिक थे उनके दौरान जो है सती प्रथा समाप्त अधिनियम आया था। तो सती प्रथा समाप्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। उसके बाद है स्वामी दयानंद। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में इन्हीं के प्रयासों से जो है इन्हीं के प्रयासों से जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो आया था। एम.जी. रनाडे की बात की जाए तो 1868 या कहा जाए 67 या कहा जाए तो 1870 भी कहीं पर मेंशन है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है इनके द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो देखेंगे इसका जो आंसर रहेगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है न्याय सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं, भू राजस्व सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं, और देखा जाए तो पुलिस सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर भू राजस्व की बात की जाए तो ये जो है जमींदारी व्यवस्था इन्होंने लाई थी। जमींदारी व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। और कब लाई गई थी, तो इसमें देखा जाए तो इनके द्वारा जो है 1790 में जमींदारी व्यवस्था स्थापित की गई थी। और इसके पीछे दिमाग किसका था, तो जॉन शोर नाम का जो व्यक्ति था उसका दिमाग था। और 1793 में इन्होंने जो है ये परमानेंट कर लिया था, इसीलिए इसको स्थायी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। न्यायिक सुधारों का क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो पद था वो इन्होंने स्थापित किया था, इसलिए इनको जो है न्यायिक सेवाओं का पिता भी कहा जाता है। और पुलिस सुधारों का क्यों, तो इन्होंने एसपी का पद शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्हें नागरिक सेवा का पिता भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का पिता भी कहा जाता है। तो इतने कुछ पॉइंट आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर वैसे तो जो 3 है, समाज सुधारों को छोड़ दिया जाए, बाकी 3 जो है सही हो सकते हैं इनके। लेकिन ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन डी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बी, सी और डी जो है इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि तीनों ही फील्ड में इनके द्वारा काम किया गया था और महत्वपूर्ण योगदान थे इनके। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई थी। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात की जाए तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। इसी के जो सिफारिश थी उसके आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किया गया था जिसके इलेक्शन जुलाई 1946 में हुए थे। और बात की जाए तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे। तो कैबिनेट मिशन में देखा जाए तो यहाँ पे 3 लोग आते हैं जिनको पाक के नाम से मैं याद रखता हूँ, पैंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। याद बात की जाए स्टैफोर्ड क्रिप्स की, तो ये जो है 1942 में भी क्रिप्स समझौते के तहत जो है क्रिप्स मिशन के तहत भारत आ चुके थे। और 1945 में देखा जाए तो बेबल प्लान आया था।
बेबल प्लान, क्योंकि इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल या कहीं वाइस रॉय जो थे बेबल थे, तो उनके द्वारा जो है प्लान लाया गया था, जिसमें शिमला समझौते से मुख्यतः इस चीज़ को जाना जाता है। शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था कब? 1945 में। तो बेबल प्लान हो या शिमला समझौता हो, तो ये आप याद रखिएगा। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, ये चीज़ सभी को मालूम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसका सही जो आंसर रहेगा 1946। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की बात की जाए तो ये क्वेश्चन हम आपके साथ बहुत बार ऊपर से लेकर अभी तक 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर रहेगा स्वामी दयानंद। याद रखिएगा आर्य समाज के बारे में कि जब ये खुला था 1875 में, तो उस समय बम्बई इसका मुख्यालय था, लेकिन बाद में लाहौर इसका मुख्यालय हो गया था। तो इतना आपको यहाँ से जानकारी याद रखनी है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी निम्न में से किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। तो इनको याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के पिता कहे जाते हैं, समाजवाद के पिता कहे जाते हैं, जहाँ ये सर्वहारा या कहें शोषक वर्ग से अपील करते हैं कि सब मिलकर जो है एक क्रांति करते हैं, और जो संसाधनों पर नियंत्रण करने वाला वर्ग है उसको उजाड़ फेंकने के बाद जो वहाँ की संस्था है या कहे वहाँ की जो व्यवस्था है उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अपने अनुसार जो है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करेंगे। लेनिन की बात की जाए तो इनको फॉलो करके जो है रूस में रूसी क्रांति के एक बहुत बड़े नेता थे ये। तो लेनिन के बारे में आप ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखिए अगर बात की जाए, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, और इसमें जो है 1857 की क्रांति में माना जाता है कि इतनी विकराल थी ये कि अंग्रेज जो है, अगर देसी रियासतों के द्वारा इनकी सहायता ना की जाती तो मान के चलिएगा कि उस समय जो है ऐसा माना जाता है कि मतलब लगभग हार ही गए होते और इन्हें भारत शायद छोड़ना ही पड़ता। तो इस समय देशी रियासतों ने इनकी जो है सहायता की थी, और अंग्रेजों को अब ये बात पता चल चुकी थी कि अभी तो मात्र कुछ लोगों के द्वारा या कहे 1-2% इंडियंस के द्वारा जो है ये क्रांति की गई थी, लेकिन जब पूरा भारत जो है अगर नीतियाँ चेंज नहीं की गई तो पूरा भारत कहीं क्रांति ना कर दे तो जो है बहुत बड़ी समस्या हो जाती। तो इसलिए हम देखेंगे कि इनकी नीतियों में जो है 360 डिग्री चेंज आना स्टार्ट होता है, और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें इन्होंने खासकर समाज और धर्म से दूरी बनाना शुरू कर दी थी भारतीयों के। तो यहाँ से जो 1858 का जो एक्ट था इसमें लिखा गया था, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई थी, पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन यहाँ पे 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई थी। तो याद रखिएगा जो ब्रिटिश क्राउन था उसके हाथ में सत्ता चली गई थी। तो कौन रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ब्रिटिश ताज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? तो द हिंदू, द स्टेट्समैन और द मराठा। तो अगर बात की जाए तिलक के बारे में, तो तिलक ने जो है द मराठा शुरू किया था। दो न्यूज़पेपर थे एक्चुअल में तिलक के, एक था द मराठा और दूसरा था केसरी। केसरी अगर देखी जाए तो मराठी भाषा में जो पत्रिका थी, और अगर द मराठा की बात की जाए तो ये अंग्रेजी में थी। तो ये आप याद रखिएगा तिलक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। तो याद रखिएगा कि एक्चुअल में क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट पास होता है जिसमें 3 प्रावधान थे, 1, 2 और 3 प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सबसे उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा प्रावधान ये था कि 1 लाख रुपए जो है भारत में शिक्षा के लिए यूज करेंगे, और तीसरा प्रावधान था कि ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा जाएगा। तो दूसरा प्रावधान जो 1 लाख रुपए का था, ये तो पता चल गया था, लेकिन शिक्षा का मॉडल क्या हो, हिंदी हो या कहे प्राच्य लैंग्वेज हो, या इंग्लिश, या कहे पाश्चात्य मॉडल हो। तो इस बात पे विवाद हुआ, और विवाद इस प्रकार से बढ़ा कि 1833-34 तक किसी प्रकार से कोई हल ही नहीं हुआ। पैसा जो है कंपनी के द्वारा जारी किया जाता, लेकिन वो बिना यूज हुए वापस हो जाता।
तो इसमें क्या होता कि 1834 33-34 के आसपास ही जो शिक्षा पर सामान्य समिति बनाई गई थी, उसमें विलियम बेंटिक क्या करते हैं, जो आपका लॉर्ड मैकाले था उसको अध्यक्ष बनाते हैं, और लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाकर जो है अपनी सिफारिशें पेश करने को कहते हैं। और लॉर्ड मैकाले जो है पाश्चात्य शिक्षा मॉडल से काफ़ी प्रभावित था, और वो प्राच्य ज्ञान को बिल्कुल रद्दी के समान मानता था। तो इसलिए उसने अपनी 2 फरवरी 1835 की जो घोषणा थी उसमें, जिसे मैकाले घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें कहा था कि जो यूरोप की लाइब्रेरी है, एक यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर जो है भारत का सारा ज्ञान है, या कहे पूर्व के देशों का सारा ज्ञान है। तो इस प्रकार से उसने फिर इंग्लिश मॉडल स्टार्ट किया था। तो ये सारी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे भी आपसे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो इसमें देखा जाए तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेड ड्रैगन। अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है या कोई भी घटना होती है, वो किसी न किसी कारण के रूप में किसी न किसी कारण का परिणाम होती है। तो देखिए, किसी भी घटना के पीछे दो प्रकार के कारण होते हैं, एक दीर्घकालिक और एक होते हैं जिनको कहते हैं तात्कालिक। दीर्घकालिक कारण क्या होते हैं? किसी चीज़ के बीज बोते हैं या पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। तात्कालिक कारण क्या होते हैं? वो किसी घटना को, जिसकी पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी है, उसको विस्फोट करने का कार्य करते हैं। मान के चलिए ये बारूद का ढेर है और ये वो चिंगारी है जो उस घटना को विस्फोट करती है। तो इसमें जो 1857 की क्रांति थी, उसमें तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, और उसमें जो है जो कारतूस यूज किए गए थे उसमें कहा गया था कि गाय और सुअर के जो मांस है, कारतूस, जिसमें गाय और सुअर के मांस की बातचीत थी। तो इस कारण ये अफवाह फैलने के बाद, हालांकि ये काफ़ी हद तक सच भी था और इसके साक्ष्य भी जो है इतिहासकारों को मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था और उस कारतूस में जो है गाय और मांस, जो सुअर था उसके मांस का यूज किया गया था, तो ये जो है सबसे तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का रहता है। व्यपगत सिद्धांत की बात की जाए तो ये भी एक कारण था जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। व्यपगत सिद्धांत की बात की जाए जिसमें राज्य को हड़प लिया जाता था। उसके बाद अगर बात की जाए विस्तार की ब्रिटिश नीति, तो ये सारे दीर्घकालिक कारणों में आएंगे। विस्तार की ब्रिटिश नीति भी आएगी। अवध का विलय जो 1856 में हुआ था, पूर्व संध्या जो विप्लव की पूर्व संध्या में माना जाता है कि भी 1856 में अवध का विलय हुआ, तो ये सारे जो है उनके दीर्घकालिक कारण थे जो एक घटना की पृष्ठभूमि निर्मित कर रहे थे। और विस्फोटित करने का कार्य किसने किया था? तो एनफील्ड जो राइफल थी उसके द्वारा विस्फोटित करने का प्रयास किया गया था, मतलब उसके द्वारा घटना हुई थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन 1930 में होते हैं, 1931 में होते हैं और 1932 में होते हैं। तो अभी तक क्या था, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अवज्ञा आंदोलन जो है चल रहा था, और इस दौरान जो है कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेती। कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग ना लेना, कांग्रेस उस समय मान के चलिएगा कि भारत की एक ऐसी संस्था थी जिससे कम से कम 90% भारतीय सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर, मतलब भावनाएं जुड़ी हुई थी। चाहे सीधे तौर पर जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन भावनाएं सबकी जुड़ी थी। कांग्रेस को एज ए इंडियन गवर्नमेंट देखा जाता था, मतलब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी उस समय। तो कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रस्तुत या कहें शामिल ना होना, इसकी फेलियर था। सबसे बड़ा फेलियर यही था कि कांग्रेस को वहां तक पहुंचाने में जो है ब्रिटिश सरकार असफल रही। तो जो है अब ब्रिटिश सरकार ने इरविन को किसी तरह से जो है गांधी के साथ समझौता करने के लिए आदेश दिया, या कहें हिदायत दी कि आप जो है किसी प्रकार से गांधी जी के साथ समझौता कीजिए। और उसी क्रम में जो है सिविल अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको जो है 5 मार्च 1931 को गांधी जी वापिस ले लेते हैं, और ये जो पैक्ट होता है ये गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था, और गांधी जी और सरोजिनी नायडू उसमें जो है, सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ गई थी, तो इन्होंने जो है एकमात्र सम्मेलन यही था 1931 का। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन रहेगा सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी?
तो इसका जो सही आंसर रहेगा गुरु रामदास, अर्जुन देव, नानक देव, गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नींव रामदास जी ने रखी थी। पूर्ण कार्य अर्जुन देव के समय में हुआ था। अर्जुन देव की बात की जाए तो ये 5th गुरु थे, ये 4th गुरु थे, और गुरु नानक जो है 1st गुरु थे, और तेग बहादुर 9th गुरु थे। तो देखिए अगर बात की जाए गुरु अर्जुन देव के बारे में, तो इन्होंने जो है, जो खुसरो थे, जहांगीर का पुत्र जो था खुसरो, जब उसने विद्रोह किया था 1606-7 के आसपास, तो उस समय जो है खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया था, और उसी आशीर्वाद के कारण जो है, क्योंकि एक बड़े समुदाय की भावना है, क्योंकि ये जो है पूरी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनका आशीर्वाद देने का सीधा सा मतलब था कि सिख लोग जो थे इनको मानते थे, यानी कि सिखों का सीधा समर्थन जो है खुसरो को प्राप्त हो जाना। तो इसीलिए जो है जहांगीर इसको विद्रोह के रूप में लेता है और इन्हें जो है सजा सुना देता है। तो उसमें जो है इनको माना जाता है कि एक गर्म तवे पे बिठाया जाता है, ऊपर से जो है रेत डाली जाती है उनके ऊपर, और गुरु जो है ये सब यातनाएं सहन कर जाते हैं। मात्र एक शब्द कहते हैं कि तेरा लागा, तेरा किया मीठा लागे, कुछ इस प्रकार के शब्द जो है उनके अंतिम होते हैं, और फिर वो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव की बात की जाए तो इन्होंने जो है 1469 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो है सिख धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक थे। तेग बहादुर की बात की जाए तो 9वें गुरु थे ये, और इनको जो है फांसी दी गई थी। इनको सॉरी, इनका जो है सिर कलम किया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा इनका सिर कलम किया गया था, और जहां दिल्ली के जिस स्थान पर इनका सिर कलम कलम किया गया था उसे शीशगंज के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। तो इतनी कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जब भी अधिवेशन का आपको सवाल आए तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अधिवेशन से बन सकते हैं। तो वो किस प्रकार से, एक सेकेंड, सॉरी, देखिए पहला जो है अधिवेशन वो बॉम्बे में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में, और चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। अगर इसकी बात की जाए तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, और चौथे में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। बनर्जी जी है जो है पहले अध्यक्ष माने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के, पहले अधिवेशन के, और दादा भाई नौरोजी जो है पहले पारसी थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने अम, अध्यक्षता की थी। और जॉर्ज यूल की बात की जाए तो पहले जो है ये पहले अंग्रेजी व्यक्ति थे, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पहले यूरोपीय जिन्होंने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चौथे अधिवेशन की जॉर्ज यूल ने की। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर रहेगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात की जाए तो माना जाता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो इसमें प्रमुख नेताओं में जो शामिल नहीं हुए थे इसकी स्थापना में, क्योंकि कलकत्ता में इनकी एसोसिएशन का अपना जो है सम्मेलन चल रहा था उस दौरान, तो उस दौरान जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है बन चुका है। तो बदरुद्दीन तैयब जी और WC बनर्जी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो देखिए आपके ऑप्शन है 1929, 1930, और 1930 में भी देखिए अब आपको पर्टिकुलर डेट ऐसे क्वेश्चन के लिए याद करनी पड़ती है, क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ ही डेट्स है हिस्ट्री में जो आपको याद रखनी होती है। तो इसमें जो है आप याद रखिएगा 1930 में, यहाँ पे 26 जनवरी 1930 में जो है पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है समुद्र तट की ओर चलना शुरू करते हैं। और 4 मार्च को जो है 5 अप्रैल को जो है समुद्र तट पर पहुंचकर कुछ 24 दिनों के अंतराल पर जो है ये समुद्र तट पर पहुंचते हैं, और वहां पे जाकर जो नमक कानून है उसका सविनय अवज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार से ये आप जो है इसका सही आंसर याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 जो है दांडी मार्च इस दिन शुरू हुआ था। संपत्ति की निकासी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए संपत्ति की निकासी सिद्धांत पूछा जाए, या समस्त बुराइयों की बुराई, समस्त बुराइयों की बुराई स्टेटमेंट किसका था? अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स पूछी जाए आपसे तो इसका सही आंसर रहेगा दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू की जो है इंग्लैंड में एक संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से,
इन्होंने जो है 1866 में उसको एस्टैब्लिश किया था। और अगर देखा जाए तो 2 मई 1867 को इनकी एक कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है एक अधिवेशन होता है इसका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। वहीं जो है ये बताते हैं कि भारत का बहुत ज़्यादा पैसा या बड़ी मात्रा में पैसा जो है भारत से ब्रिटेन की ओर आता है। तो ये चीज़ पहली बार जो है इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे उजागर किया था 1867 में। और उसके बाद 1896 के अधिवेशन में तो खैर इसे जो है मान्यता दे ही दी गई थी कि भारत से धन निकास हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट याद रखिएगा 1919 में आया था। और इसी के विरोध में जो है इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड होता है। जलियांवाला बाग में जो है एक सभा चल रही होती है, इसका विरोध शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। लेकिन जो जनरल डायर थे, जनरल डायर जो थे वो गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिसमें माना जाता है कि 300 से अधिक लोग जो है 370 से अधिक लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पीट्स एक्ट की अगर बात की जाए तो 1784 में, रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए 1773, और इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की जाए तो 1892 का ही एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर अपने आप में भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जो मतलब उस दौरान जब मात्र 21 वर्ष या 19 वर्ष जो है सबसे बड़ी उम्र हुआ करती थी सिविल सर्वेंट बनने की, उस दौरान जो है सिविल सेवा में भाग लेते हैं। और भाग ही नहीं लेते बल्कि उत्तीर्ण भी होते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है एक भारतीय के नाते हम सब के लिए। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1909 में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आप नाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो बड़ा ही प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा था इनका। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट नारे इन्होंने दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था ये चीज़ हम जो है डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार अपनी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसमें, कि 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। और इस समय जो वॉइस रहा था वो लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि माना जाता है कि जो अविभाजित बंगाल था वो एक बहुत बड़ी शक्ति थी, राजनीतिक चेतना वहाँ पे जाग चुकी थी और लोग अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो चुके थे। तो अब ऐसा मानना था ब्रिटिश सरकार का कि यदि भारत पर शासन करना है तो आवश्यक है कि जो भारत की उस समय की शक्ति है उसको किसी प्रकार से तोड़ा जाए। तो वो था बंगाल, और बंगाल को विभाजित करने के लिए जो है 1905 में ये योजना कर्जन के द्वारा लाई गई थी। तो इतना जो है आप इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन निरस्त कब किया था, तो दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। जॉर्ज पंचम आते हैं अपनी पत्नी मेरी के साथ, तो उसके समय में जो है बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त किया जाता है। और उसी में एक और जो है घोषणा की जाती है कि अब जो है 1912 से दिल्ली जो है अब भारत की राजधानी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सारे नाम डिस्कस कर चुका हूँ। अगर बात की जाए, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व दिया था। तांत्या टोपे जो है पहले वो नाना साहेब के साथ थे कानपुर में, और उसके बाद जब रानी ग्वालियर पहुंचती है तो रानी के साथ भी हो लिए थे, रानी की भी मदद उन्होंने की थी। तो दोनों ओर जो तांत्या टोपे का सहयोग माना जाता है। बहादुर शाह जफर की अगर बात की जाए तो ये प्रमुख अभियुक्त माने गए थे, और फिर बाद में इन्हें जो है 1858 में हुमायूं के मकबरे से पकड़कर 1862 में 1858 में जो है हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है, और उसके बाद जो है इनको रंगून भेज दिया जाता है। वहाँ 1862 में ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। जीनत महल जो है इनकी पत्नी का नाम था। वो भी साथ में रंगून भेज दी गई थी। अगर यहाँ पे बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का आपसे जो है नाम पूछा जा सकता है दूसरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा झांसी की रानी या मणिकर्णिका याद रखिएगा। तांत्या टोपे का रामचंद पांडुरंग नाम था।
और नाना साहेब का धुंधुपन नाम था। तो इतने कुछ जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कानपुर से किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब के समय शुरू हुआ था। और तारीख अगर बात की जाए तो 5 जून की तारीख थी 1857। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो बात की जाए तो साइमन कमीशन का जो प्रावधान है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए 1919 में एक एक्ट आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें एक प्रावधान था कि भारत में इसके माध्यम से जो सुधार किए गए हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, और उसके लिए 1929 में एक जो है समिति का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जो देखेगी कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में कितने सुधार हुए हैं और कितने सुधारों की आवश्यकता और है। और उसी के लिए जो है फिर आगे चलकर अगला एक्ट जो है लाया जाएगा उसी की सिफारिशों पर। तो जो है 1927 में इसकी नियुक्ति की जाती है। 10 वर्षों की बात हुई थी, लेकिन मात्र 8 ही वर्षों में जो है वहाँ की सरकार के द्वारा इलेक्शन कहीं हार ना जाए और लेबर पार्टी जो है उनको ज़्यादा अधिकार न दे दे भारतीयों को, तो उस डर से जो है 1927 में इसका गठन कर देती है। इरविन के जो लॉर्ड इरविन थे उनकी सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था। और 1928 में जो है ये भारत पहुंचता है। तो क्वेश्चन यही है कि भारत कब पहुंचा था? तो बंबई पहुंचता है ये फरवरी 1928 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 5 मार्च को जो है 1931 में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो ये चीज़ भी डिस्कस हो चुकी है, सिविल डिसओबिएंट ओबिडियंट मूवमेंट के साथ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगर खिलाफत की बात की जाए तो ये 1919 की घटना है, या कहें 1920 की घटना है। स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो 1920 मान के चलिएगा आप। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की बात की जाए तो 1931 के 30 से लेकर 32 तक और 32 से 34 तक माना जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो इसमें जो है 1920 और 21-22 तक के माना जाता है। 5 1922 तक के माना जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है 1942 में शुरू हुआ था। इसके बाद बात करते हैं होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग जो है किसने शुरू की थी? तो होम रूल लीग की बात की जाए तो जो है आयरलैंड की तर्ज पर, पहले तो याद रखिएगा कि आयरलैंड की तर्ज पर जो है स्वशासन की मांग इस लीग के द्वारा की गई थी कि भारतीयों को जो है अपना शासन स्वयं संचालित करने का अधिकार होना चाहिए। तो अप्रैल में जो है, अप्रैल 1916 में, और दो एक्चुअल में गठित हुई थी, सितंबर 1916। तो अप्रैल में जो हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुई थी, और सितंबर में जो हुई थी वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुई थी। एनी बेसेंट याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है किस प्रकार से अवेयर करने की कोशिश की थी? तो दो पत्रिकाएं थी इनकी, द मराठा, और दूसरी जो पत्रिका थी ये इंग्लिश की थी, और जो हिंदी की पत्रिका है, माफ कीजिएगा, मराठी की पत्रिका थी, वो केसरी के नाम से थी। और बात की जाए एनी बेसेंट की तो इन्होंने कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं के माध्यम से अवेयर करने की कोशिश की थी। और अगर क्षेत्र की बात की जाए तो याद रखिएगा भारत का जो क्षेत्र है इस प्रकार से, अगर इनके पास ये वाला क्षेत्र था, पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र था, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, विदर्भ वाले इलाके इनके पास आते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी पूरा भारत जो है एनी बेसेंट जो है अपने विचार प्रसारित कर रही थी वहाँ पे। यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि तिलक के जो नेतृत्व में था वो बम्बई वाला क्षेत्र नहीं था, क्योंकि बम्बई में जो है प्रेसिडेंसी थी। तो उस प्रकार से इसका सही आंसर होगा होम रूल लीग शुरू किसने की थी? तो शुरू बीजी तिलक ने की थी, और उसके बाद एनी बेसेंट ने जो है सितंबर के आसपास ये लीग अपनी जो एक अन्य लीग के रूप में स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय प्रेस अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की हम बात कर चुके हैं कि कर्जन के समय में ये माफ कीजिएगा, लिटन के समय में ये एक्ट आया था 1878 में। तो ये आप याद रखिएगा, कर्जन नहीं होगा इसका आंसर, लिटन मेंशन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सरोजनी नायडू। 1925 का अधिवेशन था, कौन कानपुर अधिवेशन था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट जो है
1917 में होम रूल लीग के अगले ही वर्ष जब इनको जेल ले जाया जाता है, फिर इनको जेल से रिहाई होती है 1917 में। उसके बाद दिसंबर में जो है इन्हें कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि पहली भारतीय पूछा गया है यहाँ पे। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे भारतीय की बात है तो सरोजिनी नायडू 1925 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? देखिए भारत में जो है हंटर नामक कमीशन 2 बार बने हैं। एक एक जो है जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला कांड, उस पर एक कमीशन बनाया जाता है। और उससे पहले ये जो है जनरल डायर को मतलब सस्पेंड कर दिया था जनरल डायर को। उसके बाद हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाला कांड के लिए, जिसका परीक्षण जो है हंटर आयोग के द्वारा किया जाना था। तो इसने जो है अपनी 28 मई 1920 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये जो है जनरल डायर को पूरी तरह से निर्दोष बताता है और कहता है कि ये सिर्फ समय की मांग थी। उस समय जो उनको परिस्थिति वश जो सही लगा वही जनरल डायर ने किया था। और दूसरा जो हंटर आयोग आता है वो 1882 में आता है, और किससे संबंधित आता है? वो शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था और रिपन के कार्यकाल में बना था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हंटर कमीशन किससे संबंधित पूछा है, कौन सी घटना की क्योंकि बात हो रही है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा दांडी मार्च, चौरा चौरी, जलियांवाला बाग कांड, और उसके बाद आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला जो कांड था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम नामक गीत किसने लिखा था? तो इसका याद रखिएगा कि मातरम नामक गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक जो पुस्तक थी उसमें लिखा गया था। मठ नामक पुस्तक में लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो भी इसमें मिलता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो है कांग्रेस के द्वारा गाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो एक और सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ज़्यादा हम समय जो है यूज नहीं करेंगे। और ये किस आंदोलन से संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर रहेगा। और ये कब की गई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 1876 मार्क कीजिएगा, 1876 आप मेंशन कीजिएगा वहाँ पे। 1876 में, 1875 में तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये चीज़ भी जो है हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसमें और कुछ इतने महत्वपूर्ण ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखेंगे, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।